हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस जो कि 2018 एंड 19 में पूछे गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। ये वीडियो इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मैनी सेलर्स। नाउ सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही निकलता है। ओके, आई होप आपने आंसर दिया होगा। नाउ देखिए, ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बच्चों को गलत हो जाता है बिकॉज वो जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सीधा यहाँ पे देखते हैं वन बायर है और मैनी सेलर्स हैं, तो फटाफट से क्या करते हैं, मोनोपोली वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा है वन बायर, मतलब खरीदने वाला सिर्फ एक है और सेलर्स बहुत हैं। लेकिन मोनोपोली की ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे सेलर, जो बेचने वाला है ना, वो सिर्फ एक होता है, ठीक है, और खरीदने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका उल्टा है, मोनोपोली का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे सिर्फ एक बायर है और सेलर्स बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं मंडी पे जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स आपको क्या कर रहे हैं, बोलेंगे हमारी दुकान से चीज़ें लो, हमारी दुकान से चीज़ें लो, ठीक है। बायर तो एक है लेकिन सेलर बहुत सारे हैं, तो ये इस कंडीशन को कहते हैं मोनोप्सोनी। ओके, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम दूसरे ऑप्शंस को भी देखते हैं। ओलिगोपोली। नाउ ओलिगोपोली एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। जैसे हमारे पास होता है कार इंडस्ट्री, जैसे कार हो गया, जिससे ओके, तो ये हमारे पास मतलब फ्यू सेलर्स इसके अंदर हैं। उसके बाद होता है परफेक्ट कंपटीशन। नाउ परफेक्ट कंपटीशन होता है जिसमें इक्वल्स हों, नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स इक्वल्स हों, ठीक। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम गिवन टू द ग्राफ दैट शो all the combination of two commodities that a consumer can afford at a given market price and within the particular income level in economic terms। Now इसको आप रियल लाइफ में समझिएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा आपको। आपके पास एक फिक्स दी जाती है, मतलब बजट आपके पास फिक्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। आपने क्या करने हैं, टू कमोडिटीज़ को खरीदना है। सपोज आप पेन एंड पेंसिल को खरीद रहे हो, ठीक है। इसकी प्राइस 10 रुपीज़ है और इसकी प्राइस 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपने पेन्स खरीदने, आप कितने पेन खरीदोगे, कितनी पेंसिल्स खरीदोगे, लेकिन आपने अपनी बजट को भी देखना है, ठीक है। उसकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी, एक ग्राफ बनेगा, एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो उस लाइन को आप क्या कहोगे? ना देखते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन बनेगी, ऐसी लाइन, ठीक है। यहाँ से आप सपोज इसको पेन रखोगे और यहाँ से आप पेंसिल रखोगे, ठीक है। तो अब जितने ज़्यादा पेन खरीदोगे फिर आपको पेंसिल्स कम खरीदनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज आपके पास एक फिक्स बजट है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ से ऊपर आपने जाना नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को हम कहते हैं बजट लाइन, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक टर्म व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट्स मतलब बीच वाले गुड्स। तो बीच वाले गुड्स का मतलब ये हुआ कि जो गुड्स हम इसलिए खरीदते हैं ताकि उन गुड्स को हम कुछ और गुड्स प्रिपेयर करें। जैसे फॉर एग्जांपल आटा खरीदते हो, आप जब आटा खरीदते हो तो वो आपके लिए फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। लेकिन जब एक बेकर वाला आटा को खरीदता है तो उससे वो केक बनाता है, तो उसके लिए आटा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। हमारे पास फिक्स एसेट्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरर्स, तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज फिक्स एसेट्स को हम इसीलिए खरीदते हैं ताकि उनसे हम मैन्युफैक्चरिंग करें, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। प्राइस ऑफ गुड्स विदाउट जीएसटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। गुड्स इन ट्रांजिट बिफोर द कंज्यूमर। नाउ जो गुड्स ट्रांजिट के अंदर हो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, तो ये भी हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, बिकॉज ये फाइनल गुड्स हैं, तभी कंज्यूमर खरीदेगा। बिकॉज हम ये एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर सिर्फ क्या करता है, फाइनल गुड्स को खरीदता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है, गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर द रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नाउ जो चीज़ें इंडस्ट्रीज आपस में एक दूसरे को बेचती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोम, एक इंडस्ट्री ने फोम प्रिपेयर किया और उसको बेचा, तो दूसरी इंडस्ट्री उससे मैट्रेस प्रिपेयर करेगी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल एक जो इंडस्ट्री है उसने पेड़ काटे तो वो दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई करेगी ताकि वो क्या बनाए,
जैसे बैट्स बनाए एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी आर सर्विस विच इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स। नाउ इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ऐसी कमोडिटीज़ जिनकी डिमांड होती है बट उनकी वजह से नहीं होती है, बल्कि किसी और की वजह से उनकी डिमांड होती है, उस डिमांड को हम क्या कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम घर बना रहे हैं, ठीक है। जब हम घर बनाएंगे तो हमें मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो डायरेक्टली हमें मजदूर नहीं चाहिए, बल्कि घर बनाने के लिए हमें मजदूर चाहिए, तो इनडायरेक्ट डिमांड हो गई, ठीक है। तो इस डिमांड को हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, जो बाकी टर्म्स है, जैसे इनकम डिमांड है, तो इनकम डिमांड है जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कुछ गुड्स ऐसे होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सोना है, तो आप जब इनकम इंक्रीज होगी तभी आप उसको डिमांड कर पाओगे, या कुछ हाईली मतलब ब्रांडेड चीज़ें होंगी, ठीक है। जब आपकी इनकम कम होगी तो आपको अपने पास पैसे नहीं होंगे, तो आप कहाँ से खरीदोगे ब्रांडेड चीज़ें। तो ऑटोमेटिकली जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड हो गया, सीधा डायरेक्टली आप डिमांड करोगे। उसके बाद कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है, व्हेन गुड्स और सर्विसेज हैव मोर देन वन यूजेस। जब गुड्स की या सर्विसेज की एक से ज़्यादा यूजेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है दूध की। नाउ दूध की बहुत सारी डिमांड आती है। किस तरह की डिमांड है, जैसे उसको चीज़ बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, ठीक है, दही बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि जब एक की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जैसे दूध की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो दूध हमें ज़्यादा बेचना पड़ेगा, तो बाकी चीज़ें हम कम बनाएंगे, तो बाकी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यह हमारे पास हो गया कंपोजिट डिमांड। उसके बाद होता है डिराइव डिमांड। तो डिराइव डिमांड क्या होता है, ऐसी डिमांड जिसको हम इसलिए डिमांड करते हैं ताकि हमें कुछ और चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है वुड की, ठीक है। ऐसा हमें वुड किस काम का, किसी काम का है ही नहीं। जब हम उसका फर्नीचर बनाएंगे, हमें फर्नीचर की डिमांड होती है, तो फिर जाकर हमें वुड की डिमांड होती है। वरना अगर हम फॉर एग्जांपल लकड़ियों से फर्नीचर बना नहीं सकते थे और लकड़ियों को हम जला नहीं सकते थे, तो हमें क्या करना था, लकड़ियाँ काट के, ठीक है। तो किसी और की वजह से उनकी डिमांड आ रही है, तो दिस इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। यहाँ पे वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि निकली हुई डिमांड, डिराइव्ड का मतलब है निकली हुई है किसी और चीज़ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन द आउटपुट इज इक्वल टू जीरो द वेरिएबल कॉस्ट इज। नाउ जब हमारे पास आउटपुट जीरो हो तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। नाउ सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है चेंजेबल कॉस्ट, ठीक है। मतलब जो फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं और वो चेंज हो रहे हैं, जिनको हम फॉर एग्जांपल लेबर हमारे पास वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो लेबर के ऊपर जो कॉस्ट आएगी, जो उनका खर्चा आएगा, कॉस्ट का मतलब है खर्चा, जो लेबर्स के ऊपर खर्चा आएगा उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नाउ देखिए, जब आउटपुट जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई मजदूरी नहीं लगाया है। अगर आप कोई मजदूर लगाओगे कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा, तो तब उस आपके पास कुछ कॉस्ट आएगी। जब आप मजदूरी नहीं लगाओगे, आपके पास कोई आउटपुट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जीरो है। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम बाकी ऑप्शन को भी समझते हैं। जैसे मिनिमम कॉस्ट कब आएगी, मिनिमम कॉस्ट तब आएगी जब आप एक लेबर लगाओगे और वो बहुत सारा आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो आपके पास खर्चा कम आ रहा है, तो मिनिमम। मैक्सिमम उसके पास उस वक्त होगा जब आपने बहुत सारे लेबर लगाए, ठीक है, तो उसकी कास्ट ज़्यादा हो गई, वेरिएबल कास्ट ज़्यादा हो गई और आउटपुट कम आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा, कम आएगा, उसको हम कहेंगे मैक्सिमम कास्ट। उस वक्त कॉन्स्टेंट होगी फिक्स्ड एसेट्स के लिए। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमने लैंड खरीदी, हमने ज़मीन खरीदी फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, तो वो कांस्टेंट। अब ज़मीन हमने खरीदी है, चाहे हम उसके ऊपर फैक्ट्री बनाएं या ना बनाएं, उसकी हमें पेमेंट करनी है। जैसे मशीन हमने खरीदी, ठीक है, चाहे हम उसको यूज़ करें या ना करें, उसकी कांस्टेंट रहेगी, तो दिस नोन एज कांस्टेंट कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी किस कंट्री ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था, तो ये किया था फ्रांस ने, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सस्टेनेबल राइज इन द जर्नल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड। एक सस्टेनेबल राइज, इंक्रीज इन प्राइस, उसको हम क्या कहते हैं। नाउ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन होता है प्राइस का कम होना, ठीक है, इसका उल्टा वर्क आप करोगे तो सस्टेनेबल डिक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी, तो ये हमारे पास हो गया डिफ्लेशन। उसके बाद स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन होता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाना, ठीक है, परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ओके, उसके बाद डिसइन्फ्लेशन, तो डिसइन्फ्लेशन होता है अपोजिट इन्फ्लेशन का, ठीक है, इन्फ्लेशन होता है कंटिन्यूसली प्राइस का इंक्रीज हो जाना और डिसइन्फ्लेशन होता है
फिर प्राइस डिक्रीज हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है सस्टेनेबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल, एक कंटिन्यूसली प्राइस को इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। नाउ इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि कौन सी इंडस्ट्री हमारे पास, कौन सी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है। ये बिल्कुल ये नहीं कहती कि कहाँ से हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो कहाँ पे हमारे पास ज़्यादा एक्टिविटी होती है, किस में ज़्यादा एम्प्लॉय है, वो हमारे पास है एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने बचपन से ही सुना है कि 70% इंडिया में जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी। नाउ जब हमारे पास पैसों की कमी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम उनको खरीदेंगे, ठीक है। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज का करेंगे क्या हम, तो वो कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है। अब देखिए इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास पैसा बहुत सारा है, ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, गुड्स एंड सर्विस हम बहुत खरीदते हैं, ठीक है। डिवैल्यूएशन एक अलग कंसेप्ट है। डिवैल्यूएशन होता है मनी की, जो हमारे पास पैसा है ना उसकी प्राइस कम करना। जैसे आपने सुना होगा कि आज जो है इंडियन रुपीज़ की वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर 70 है, फिर 71-72 होती है, तो उसको हम कहते हैं वैल्यूएशन, जो उसकी वैल्यू होती है प्राइस की, ठीक है, मनी की। हाइपर इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का भी बाप होता है, ठीक है, मतलब इससे और ज़्यादा आगे। तो डिफ्लेशन हमारे पास ये सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास लैक ऑफ मनी होता है, हमारे पास पैसे ही नहीं होते कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ डैश डैश अकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू व्हेन इट्स जनरेट एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरिंग। नाउ यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे फटाफट से इसको क्या करते हैं, बजट डेफिसिट कर देते हैं, ठीक। लेकिन हम सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसको एक्सक्लूड करेंगे, तो वो हमारे पास है बी ऑप्शन, बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट ये गवर्नमेंट के रिलेटेड नहीं है, ये बैंक के रिलेटेड है, आरबीआई के रिलेटेड है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं ये 3 ऑप्शंस। ना सबसे पहले हम समझेंगे रेवेन्यू डेफिसिट को। ना रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये होता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे पास एक्सपेंडिचर आता है, जैसे टैक्स कलेक्शन पे आता है, ठीक है, तो ये सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो ये भी हमारे पास एक्सक्लूड हो गया, ये भी एक्सक्लूड हो गया। अब हमारे पास आती है फिस्कल डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट। नाउ बजट डेफिसिट को हम देखते हैं। बजट डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है, एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इसमें एक्सक्लूड नहीं होता बल्कि इंक्लूडिंग मनी बोरोइंग, ठीक है। तो इस बजट में टोटल आता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट में हम जो बोरोइंग हमने ली है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है, बिकॉज बहुत सारे इसको फटाफट से बजट डेफिसिट कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। जो मनी बोरिंग हमने की है उसको एक्सक्लूड किया है। जब हम उसको एक्सक्लूड करते हैं तब हमारे पास आता है फिस्कल डेफिसिट। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश डैश इकोनॉमीज ऑल द प्रोडक्टिव सोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। नाउ ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट, ठीक है, जहाँ पे सारा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का होता है। कैपिटलिस्ट होता है जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। मिक्स्ड होता है जहाँ पे कैपिटलिस्ट भी हो और सोशलिस्ट भी पैटर्न हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, मिक्स्ड है या सोशलिस्ट है। इसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टियर ऑफ। नाउ डेप्रिसिएशन होता क्या है ना, डेप्रिसिएशन होता है वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स। जो हम एक इंडस्ट्री के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर कैपिटल गुड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशीन हमने इस्तेमाल किया उसके ऊपर जो खर्चा आएगा, जैसे उसका तेल डालना है, उसका जो भी खर्चा ख़राब हो जाएगी, उसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो हियर कैपिटल गुड्स इज द करेक्ट आंसर। ना फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।